हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 1 है, ये मॉड्यूल 1 कवर करने वाले हैं। हम मॉड्यूल 1 में हम क्या कवर करेंगे, डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल कवर करेंगे। लास्ट में मैंने इसके MCQs भी डाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी डाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे NEP से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो ज़रूर से आपको पसंद आएंगे, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको इन सभी की PDF वगैरह चाहिए रहेगी तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम ही है, कॉमर्स क्लासेस विद विधि। बिजनेस लॉ का ओवरव्यू हम इस लेक्चर में भी 2 मिनट के लिए फटाफट देख लेते हैं कि बिजनेस लॉ आप क्या होता है, कि बिजनेस लॉ में पूरी ओवरव्यू क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो बिजनेस लॉ का मीनिंग क्या है, या इसके हम बोलेंगे कॉमर्शियल लॉ या तो मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये मर्केंटाइल लॉ भी, आप बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि बिजनेस लॉ को मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है। इज दैट द ब्रांच ऑफ द लॉ विच गवर्न्स ऑल बिजनेस एंड कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। इट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो वाइल डीलिंग विद द कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड अदर बिजनेसेस। ठीक है, तो बिजनेस लॉ प्रोवाइड करता है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कि बिजनेस को किस तरह से रन करना है आपको वाइल आप डील कर रहे हो, बिज़नेस किस तरह से रन करेगा। ठीक है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करेगी कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ या तो अदर बिजनेस के साथ, किस तरह से उसको डील करनी है, सभी चीज़ें बिजनेस लॉ में, मर्केंटाइल लॉ में, कॉमर्शियल लॉ में आपको बताई गई है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड बिजनेस लॉ क्या है, एक सेट ऑफ द रूल, सेट ऑफ लीगल रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, जो बिजनेस को एंड कॉमर्शियल डीलिंग आपको किस तरह से करनी है वो आपको सिखाता है, समझाता है। ठीक है, पूरी एक गाइडिंग बुक है, या तो हम बोल सकते हैं गाइडिंग आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आपको वर्क करना है। ठीक है, इसका स्कोप या तो ब्रांचेस हम देखें तो ये सब आपने कहीं ना कहीं हैं दिखे हैं। ये हमारा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो आपके सेमेस्टर में है, जो रेगुलेट करता है एग्रीमेंट एंड एनफोर्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि एग्रीमेंट किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, कि मतलब 2 लोग हैं तो वो पर्सन एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं। फिर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, जो सोगा बोलते हैं हम उसको, 1930 का, जहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताई गई है बायर एंड सेलर की। फिर पार्टनरशिप लॉ है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डिफाइन करता है फॉर्मेशन, राइट, ड्यूटीज़ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप किस तरह से फॉर्मेट उसका बनाना है, आपको जो पार्टनर्स है उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो सब चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, बिजनेस लॉ आप हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ पढ़ना रहेगा। ठीक है, एक सेमेस्टर में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, एक में आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, एक में LLP पढ़ोगे, एक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ उसमें पढ़ना रहेगा। फिर है नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू लेने का मेरा पर्पज़ यही था कि आपको पता चले कि बिजनेस लॉ बहुत वाइड एरिया है जहाँ पे ये सब इसके सब रिलेवेंट एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहाँ पे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक के बारे में आपको इन डिटेल समझना होगा। फिर कंपनीज एक्ट है, जहाँ पे कंपनी को किस तरह से फॉर्मेशन करा जाता है, उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी किस तरह से होती है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जहाँ पे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कंज्यूमर के साथ होती है। ठीक है, जो डिफेक्टिव माल दे देंगे या फिर उनको मतलब MRP से ज़्यादा चार्ज करेंगे या तो बिल नहीं देंगे, इस तरह से जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के साथ होती है, तो उसके अगेंस्ट कंज्यूमर के कौन से प्रोटेक्शन कंज्यूमर को मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो क्या दिखाता है, पार्टनरशिप इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे पार्टनरशिप है ये वाली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है कि पार्टनर्स जब भी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो उनकी लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, उनको पर्सनली भी वो लाइबल हो जाते हैं अगर कंपनी में कुछ मतलब लॉस हुआ है तो। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में वहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए 2008 में ये अलग से फॉर्मेशन उसका हुआ। फिर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, जो प्रिवेंट करता है मोनोपोलिस्टिक एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जहाँ पे क्या होगा कि मतलब
कंपनी अलग से ही अपनी ही वो मनमानी ना चला दे, ठीक है, कि हम दो बड़ी कोई जॉइंट कंपनी है वो एक जॉइंट हो जाएगी और उससे क्या होगा, वो अपने मर्ज़ी से कोई चार्ज करेगी। जैसे कि XYZ की ए एक न्यूज़पेपर है और एक बी न्यूज़पेपर है, दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे, अगर दोनों ही मर्ज हो जाएंगे और AB न्यूज़पेपर है तो वो अपने से ही कुछ भी चार्ज करेंगे, क्योंकि और इनके अलावा कोई न्यूज़पेपर मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, उनके मोनोपोली हो जाएगी। तो इस तरह से कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। फिर पैटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के लिए भी अलग से बना हुआ है। फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है जो अपने रेगुलेट करता है एम्प्लॉयड के राइट्स, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि वर्किंग आवर कितने होने चाहिए, छोटे बच्चों को आप कितने आवर तक काम करा सकते हो, ठीक है, जो मूवीज़ एंड सीरियल वगैरह में जो छोटे बच्चे काम करते हैं उनके बारे में है, या तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको कितना वेजेस मिलना चाहिए, कितने राइट्स है, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको कितने चार्जेस मिलते हैं, ठीक है। तो वो सब ऑलरेडी कहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ोगे, मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे दिया। और अभी हमारा जो है, ठीक है, आपको जो पढ़ना है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये स्टार्ट करते हैं, इस मतलब बिजनेस लॉ का भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक बार, फटाफट आप एक बार से पढ़ लीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि बिजनेस लॉ क्या प्रोवाइड करता है, एथिकल, फेयर एंड स्मूथ फंक्शनिंग हो बिजनेस के बारे में ये बताता है, नाम से ही क्या है, बिजनेस लॉ है, ठीक है। इसलिए जो एंश्योर करता है लीगल कंप्लायंस, ठीक है, लीगल तरीके से बिजनेस रन हो, प्रिवेंट करे फ्रॉड, ठीक है, फिर प्रमोट करे फेयर ट्रेड जहाँ पे कंपटीशन मार्केट में बराबर से रहे, फिर प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट द राइट्स, फिर प्रोवाइड द लीगल रेमेडीज, प्रमोट द बिजनेस एथिक्स एंड स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करे, ठीक है। तो ये हम बोले कि क्या करेंगे, इसको इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस लॉ का, हमने ये अच्छे से देख लिया। अभी हमारा जो मेन मॉड्यूल 1 का है पार्ट, ये हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो पहले तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन द टू और मोर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, विच क्रिएट द एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ, जहाँ पे टू की पार्ट्स क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज जो है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड दिस एनफोर्सेबल बाय द लॉ। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड ना, कि एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टी के बीच में, मतलब वहाँ पे क्या हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की सीक्वेंस है। फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या, कि लॉ के द्वारा वो मान्यता दी गई हो, ठीक है, लॉ ने बोला हो कि हाँ आप इस तरह से वर्क कर सकते हो वो। हैंस एवरी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट विद एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ है आपको ये ध्यान रखने वाली है कि ऐसे MCQ बनते हैं, ठीक है, कि हर कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से MCQs छोटे छोटे बनते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको वर्ड्स न्यू आ रहे हैं, तो आपको पहले थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करनी है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से एक्चुअल में ये वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, दो पार्ट आएंगे जहाँ पे एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, दो पार्टी होनी, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। जैसे कि A एग्री टू सेल हिज बाइक टू B फॉर 50,000 एंड B एग्री टू बाई इट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि A एग्री हुआ कि उसको सेल करनी है अपनी बाइक B को 50,000 में, एंड B एग्री हुआ कि ठीक है मुझे 50,000 में लेनी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एज अ बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये ऑफर हुआ, ऑफर किसने दी, A ने, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट, B ने एक्सेप्ट करा उसको, तो ये हो जाएगा लीगल ऑब्लिगेशन। फिर है A प्रॉमिस टू गिव 10,000 टू हिज फ्रेंड B, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट लैक द कंसिडरेशन एंड लीगल अनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा, लेकिन मैं समझा दूँ, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न टू समथिंग, ठीक है। तो जहाँ पे आपको कुछ देना है, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, A उसको बाइक दे रहा है, B उसके बदले में उसको बाइक देगा, और यहाँ पे उसको बदले में मनी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन A प्रॉमिस करेगा गिफ्ट देगा, तो B तो कुछ उसको दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कि मतलब B उसको लीगल ये नहीं बोल पाएगा, अगर उसने गिफ्ट नहीं दिया 10,000 की, A ने उसको B को नहीं दिया, तो B ऐसा कोर्ट में जाकर केस नहीं करेगा A पे कि भाई मुझे तो गिफ्ट बोला, उसने प्रॉमिस करा था, फिर मुझे दिया नहीं गिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कुछ बदले में मिलता हुआ होना चाहिए, तो ही आप उसको लीगली एनफोर्सेबल मानेंगे।
लीगल डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में दी गई है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको ये एज इट इज़ याद रखनी है। दिस मीन्स देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों के दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। जैसे कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में दी गई है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मतलब क्या, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आ जाएगा कि ए एग्री टू डिलीवर गुड टू बी एंड बी एग्री टू पे फॉर देम। ठीक है, तो ए उसको डिलीवर करेगा गुड बी को, एंड बी एग्री कर रहा है कि ठीक है वो जितना गुड देगा उसके बदले में उसको पैसे दूंगा, तो वो हो जाएगा बोथ हैव द मेड द प्रॉमिस टू ईच अदर। सो इसे हम बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट है। फिर प्रॉमिस मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या बोल रहा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट द प्रपोजल बिकमिंग द प्रॉमिस। जहाँ पे क्या होगा कि उसको प्रपोजल दिया है, ठीक है, कि हाँ ऐसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि मुझे 50,000 में मुझे मेरी बाइक बेचनी है, ऐसा मैंने प्रपोजल दिया। उसने बोला नहीं मैं 50,000 में नहीं, मुझे ए बोल रहा है कि मैं 50,000 में मुझे बाइक बेचनी है, बी ने बोला मैं 40,000 दे सकता हूँ। ठीक है, तो ए ने प्रपोजल क्या दिया 50,000 का, उसने उसके बदले में 40,000 का दिया, ए उस पर एग्री हो गया, ठीक है मैं 40,000 में देने के लिए रेडी हूँ। तो हम बोलेंगे क्या, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से बन जाएगा एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट से बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। पहले तो प्रपोजल देना है, ठीक है, प्रपोजल करेंगे। लाइक हम ऐसा छोटा सा देखें कि शादी के लिए उसको प्रपोजल दिया, वो लड़की हाँ बोली कि एक्सेप्टेंस, फिर दोनों प्रॉमिस करेंगे कि हमने शादी करनी है, एग्रीमेंट हुआ उनका, ठीक है, और बाद में वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि उनकी शादी हो गई, इस तरह से। फिर इसेंशियल क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एज पर द सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानना है आपको कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कब, जब वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी हो, मतलब एक पार्टी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी गई है, वो पार्टी अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है। ठीक है, competent to the contract for the lawful consideration and with the lawful object and not hereby expressly declared to be the void। void क्या मतलब कि मतलब उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है और लीगली वो एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसके इसेंशियल, उसके क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से हम क्या समझते हैं, ऑफर मतलब क्या, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर, इट इज़ एन ऑफर। हम सिर्फ अभी ऑफर दे रहे हैं उसको, ठीक है, अपनी सहमति दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ बेचनी है या तो मुझे कुछ चीज़ आपको देनी है। ठीक है, वहाँ पे ऑफर या तो प्रपोजल वो दे रहा है, जैसे कि हमने अभी बोला था कि वो बाइक दे रहा है। ठीक है, ए बाइक दे रहा था उसको 50,000 में, एक प्रपोजल था उसका, बी ने उसको बोला कि 40,000, ये उसने सामने से उसको प्रपोजल दिया, प्रपोजल सामने सामने आए, फिर ए ने बोला ठीक है भाई मैं 40,000 में देने के लिए रेडी हूँ, तो ये हो जाएगा उसका एक्सेप्टेंस। व्हेन द अदर पार्टी सिग्निफाई द असेंट टू द ऑफर इट बिकम द एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर हो जाएगा एक्सेप्टेंस। या तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ख़त्म हो जाता, ए 50,000 बोला, बी ने बोला ठीक है मैं रेडी हूँ 50,000 के लिए, तो ये हो जाता प्रपोजल और ये हो जाता एक्सेप्टेंस। समझ रहे हो आप चीज़ों को, आई होप सो समझ आ रहा है आप लोगों को। रूल्स क्या है इसके, मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पता होना चाहिए कि कौन सी बाइक बेच रहे हैं। ऐसा ना हो कि ए के पास एक से ज़्यादा बाइक हो, ए बी बाइक मतलब एक ए बाइक है, एक बी बाइक है, एक सी बाइक है, मतलब 3 बाइक है, उस बी को पता ही नहीं है कि कौन सी बाइक बेच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ए की कौन सी बाइक वो 50,000 वाली बात कर रहे हैं। फिर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, कि मैं तुम्हें 50,000 की बाइक तो ही 40,000 में बेचूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराओगे, मतलब इस तरह से कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब मोड। ठीक है, जो मोड आपको डिसाइड करा है। ठीक है, कि ए बोलेगा कि भाई मुझे रिटर्न में चाहिए कि हाँ कि अगर तुम अभी मुझे पेमेंट नहीं करोगे 2 महीने बाद करोगे तो मुझे सब रिटर्न में चाहिए, तो वो प्रिस्क्राइब मोड उनका पहले से होना चाहिए। जैसे कि ए ऑफर टू सेल हिज लैपटॉप टू बी फॉर 40,000, बी ने एक्सेप्ट करा तो हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है, फिर है इंटेंस
टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप से क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे बोथ पार्टीज मस्ट बी इंटेंड टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप। लीगली बाइंडिंग रिलेशन मतलब क्या कि बायर सेलर का मतलब कुछ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे सोशल, डोमेस्टिक एंड मोरल एग्रीमेंट यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि हस्बैंड बोल रहा है अपनी वाइफ को मैं तुझे हर महीने 5,000 दूंगा, फिर अगर वो बाद में नहीं देता है तो वाइफ कैन नॉट स्यू, नॉट लीगल इंटेंट। यहाँ पे ये एक केस है जहाँ पे अगर वो डाइवोर्स वाले सीन में है, ठीक है, मतलब डिवोर्स हो गया है या तो डिवोर्स होने वाला है और वाइफ को वो बोलेगा कि मैं डिवोर्स के बाद तुझे 5,000 दूंगा, तो वो अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे वाइफ उसको बोलेगी कि भाई नहीं मुझे 5,000 चाहिए, तो वो कोर्ट में जा सकती है। लेकिन अभी वो पति पत्नी के रिलेशन में है, सोशल रिलेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग ये रूल आएगा नहीं। बिजनेस एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस के लिए सभी चीज़ें हैं क्योंकि ये क्या है, बिजनेस लॉ है, ठीक है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे सोशल चीज़ें नहीं आएंगी। फिर ये लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन का मैंने अभी समझाया था कि समथिंग इन रिटर्न। ये देखो छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे ना, ये आपको समझने वाले। क्वाइड प्रो को मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। ये छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं। क्वाइड प्रो क्यू मतलब क्या, कंसिडरेशन है, वॉइड है, वैलिड है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। इट इज़ अ प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस ऑफ द ऑफर, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये क्या इसके एसेंशियल्स है, मतलब क्या कंसिडरेशन में क्या गुण होंगे कि मस्ट बी रियल हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तभी तुम मेरे से शादी करना, तो ये भी हुआ ना, चांद तारे स्टार्स, उसके बदले में मैरिज, ठीक है, तो ये भी आप बोलोगे समथिंग इन रिटर्न, तो समथिंग वो तारे तोड़ के लाएगा तभी तुम शादी करोगी, तो वो मतलब रियल होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए एंड उसकी कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए, ठीक है। फिर है मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर एंड नीड नॉट बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल, रियल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट हो लेकिन रियल हो, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। ये इन डिटेल ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये अभी क्या है, ओवरव्यू सभी चीज़ें चल रही है, जहाँ पे आपको, क्योंकि ये लेक्चर 1 है तो सभी चीज़ें छोटी छोटी आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तो आप दो बार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, ए सेल हिज बुक फॉर टू बी फॉर 500, ए गिव द बुक्स, बी गिव द मनी, बोथ हैव गिवन द कंसिडरेशन, ठीक है, सिंपल। नो कंसिडरेशन का क्या एग्जाम्पल है, ए प्रॉमिस टू डोनेट 10,000 टू बी विदाउट एनी रिटर्न, तो ये हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ए ने प्रॉमिस करा कि बी को 10,000 उसको डोनेट करेगा, फिर उसने नहीं दिया तो बी कोर्ट पे नहीं जा सकता क्योंकि बी ने उसको बदले में कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है, ए ने उसको नहीं दिया तो फिर ठीक है नहीं दिया भाई चलेगा, अभी उसके वो कर नहीं सकता कुछ। फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 11 क्या बोलता है कि कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब जो लायक हो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने के लिए। जैसे कि एज की मेजोरिटी है 18 साल तक, 18 ईयर के बाद ही आप उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वो पागल वागल ना हो, उसको कुछ दौरा वौरा ना पड़ता हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फिर इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, डिस्क्वालीफाइड मतलब क्या कि वो मतलब ऐसे कि लॉ ने उसको ऐसा नहीं बोला होगा भाई इस बंदे के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, लॉ ने इसको ऐसा अलग से मतलब हम बोलते हैं ना उसको अलग नहीं कर दिया है, ऐसा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। जहाँ पे माइनर्स एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, जैसे उसको बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो, तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे। जो अलग से ये लैटिन वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको अलग से नोट डाउन कर लेने हैं। इसमें जैसे कि 17 साल का एक बच्चा अगर एंटर हो रहा है कि कार ऑन ए क्रेडिट, ही कैन नॉट कंपाइल टू पे एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है। वो कार एक 16-17 साल का बच्चा गाड़ी लेने चला जाता है, बोलता है कि भाई मेरे पापा के उसमें डाल देना, ठीक है, पापा को पता ही नहीं है, और वो कार लेके वो आ रहा है, 2 महीना घुमाया, फिर अच्छे से उसका जो कार का मतलब जो ऑनर है उस शोरूम का, उसके पापा के पास आ रहा है कि भाई तूने मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुमने डायरेक्ट मेरे बेटे को दे दिया, वो तो छोटा बच्चा है अभी, वो नहीं पे करना, मैंने नहीं पे करना है, तुम उससे लो। वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट बोलेगा कि उस माइनर बच्चे के साथ शोरूम वाले जो कार वाले हैं उन्होंने उसके साथ डील ही क्यों की, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग, ठीक है। फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब क्या, ये सब चीज़ें डिटेल आएंगी। हाँ, कंसेंट मतलब क्या, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, तो दोनों कंसेंसस एड एडम्स, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो क्या है कि दोनों चीज़ें सेम चीज़ में एग्री होनी चाहिए, ठीक है, सेम सेंस में समझनी चाहिए। कंसेंट इज़ नॉट फ्री इफ़ कॉज बाय, कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, मतलब
हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ, मतलब आप कभी अगर देखोगे ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये कर रही हूँ, तो ऐसे मर्ज़ी कंसेंट आपकी लेनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कंसेंट वाले सेक्शन 15, 16, 17, 18 एंड ये 20 एंड 22 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिटेल ये आएंगे एक एक करके। फर्स्ट है कोएशन, मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, मूवी वगैरह में देखा जाए गन पॉइंट पे रख के बोलते हैं कि भाई नहीं तेरी प्रॉपर्टी है वो साइन कर, तो ऐसा है। या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको बहुत ऐसे इमोशनली करते हैं कि अपने मम्मी पापा करते हैं, जैसे कि भाई तुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, मेरे पसंद के वाले लड़के से ही तुझे शादी करनी हुई, ठीक है। तो इमोशनली यहाँ पे क्या होगा, फोर्सफुली, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशनली, ठीक है। फिर एक फ्रॉड होगा, ठीक है, कि आपको बताएगी कि हमारी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास सरसड़ा चलती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, आपसे वो पैसे लेके फिर फरार हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा फ्रॉड। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों को नहीं पता है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन से आपको बेची गई है, फिर मिस्टेक से बेची गई है, तो ये सब चीज़ें भी है जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ जैसे कि ए थ्रेटन टू बी टू सेल हिज लैंड, कंसेंट ऑब्टेन बाय द कोएशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वॉइडेबल, वैलिड, ये सब चीज़ें भी इन डिटेल आपको समझनी है। वॉइडेबल यहाँ पे क्या होगा कि वॉइड होने योग्य है, वॉइडेबल, ठीक है, कि जहाँ पे वॉइड होने योग्य है। अगर वो बोलेगा कि नहीं, जिसके साथ गलत हुआ है वो बंदा बोलेगा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वॉइडेबल है, मतलब वो वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट द फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिफेक्ट द पर्पस ऑफ द लॉ, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते कि उसको, मतलब ए बोलेगा कि XYZ पर्सन को तुझे मर्डर करना है, उसके बदले में तुझे 1 लाख रुपये दूंगा, फिर ए 1 लाख रुपये नहीं देता है, उसका सुपारी काम बोलते जो, तो फिर वो जो बंदा है बी, जो जिसने मर्डर करा, वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई मुझे तो सुपारी दी थी, वो पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर नहीं कर सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते जिसमें किसी को इंजरी हो, जिसकी प्रॉपर्टी को हम हार्म करे, ठीक है। जैसे कि ए एग्री टू पे बी टू 10,000 टू स्टील द डॉक्यूमेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझा आपने। फिर है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे सेक्शन 29, 15 एंड 56 क्या बोलता है, तो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, डिफाइंड एंड सर्टेन होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा मतलब मतलब क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए, जैसे कि है ए एग्री टू सेल सम गुड टू द बी, तो ये अनसर्टेन है, मतलब सम गुड मतलब क्या, कौन से गुड बेचेगा भाई, तो वो गुड क्लियर होने चाहिए, नहीं तो अनसर्टेन है तो वो वॉइड हो जाएगा। फिर है ए एग्री टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई, ये है इम्पॉसिबल, तो ये हो जाएगा वॉइड, ठीक है। जो चीज़ें डिफाइंड हो, सर्टेन हो, क्लियर हो, तो वही चीज़ें हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेन एंड इम्पॉसिबल चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। फिर है नॉट डिक्लेयर वॉइड, कौन से मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो इवन इफ़ द एग्रीमेंट हैज़ ऑल द अबव इसेंशियल, इट इज़ नॉट वैलिड इफ़ लॉ डिक्लेयर इट वॉइड, ठीक है। ये सभी चीज़ें इन्हीं सभी कॉन्ट्रैक्ट में है, सेक्शन 26, 7, 28 एंड 30 में, लेकिन फिर भी ये वॉइड है, क्यों, क्या, जैसे कि कोई ऐसे एग्रीमेंट नहीं करवा सकते जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज, मतलब आप किसी को मैरिज करने से नहीं रोक सकते, फिर किसी को हम रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड करने मतलब बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, किसी को हम लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते, किसी को वेजरिंग एग्रीमेंट करने से हम नहीं रोक सकते, मतलब गैम्बलिंग नेचर का जो है, मतलब किसी को गैम्बलिंग में एंटर होना है तो हम नहीं रोक सकते, तो इस तरह से जो भी एग्रीमेंट है उसे हम नहीं रोक सकते, तो अगर हम करते हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि इन सम केसेस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन फॉर्म में होने चाहिए, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो वो मस्ट बी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, जैसे कि मॉर्गेज एंड लीज वाले केसेस में स्टैंप होने चाहिए, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज दे नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, नहीं तो वो एनफोर्सेबल नहीं हो जाएंगे लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई होप इस चीज़ से आपको थोड़ा समझ आया होगा। ये फटाफट हम टाइम टू प्रैक्टिस हम डाल रहे हैं, क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है 5, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो इसका अच्छे से आप पॉज करिए वीडियो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए और इसके आंसर ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आपने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। और इसके PDF लेक्चर चाहिए, इसके MCQ अलग से भी मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल के, इसके MCQ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।